अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वीडियो का टाइटल आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। आज का हमारा मौजू है T12 का सोल्डरिंग आयरन। हमारे बहुत सारे टेक्नीशियन भाई इस आयरन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। वजह यह है कि मेड इन चाइना T12 के सोल्डरिंग आयरन मार्केट में है और परचेज करने के कुछ ही अरसे बाद ये ख़राब हो जाते हैं और ख़राब भी इस तरीके पे होते हैं कि दोबारा वो रिपेयर होने के काबिल ही नहीं होते और जिस टेक्नीशियन के पास भी लेके जाओ वो माजरत कर लेता है। जैसा कि आपने ये इस वीडियो में देखा, इस भाई ने तो परेशान होके इसके अंदर एक देसी काम किया है। उस बेचारे ने पावर सप्लाई ही निकाल के फेंक दी है। मैं इसको डिसअसेंबल करके आपको दिखाऊंगा ये कितना परेशान हुआ है इसको लेके। जो इसके अंदर पावर सप्लाई लगी हुई थी वो इस भाई ने निकाल दी है और इसको फिर एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की मदद से वो इस्तेमाल करता रहा है। मैं इसे डिसअसेंबल करता हूँ और इसकी अंदर का ये देखिएगा आप, इसके अंदर उसने क्या किया है। तरीका तो उसने तकरीबन ठीक लगाया है और ये वर्किंग भी करता है और ये तकरीबन पोर्टेबल किस्म का तैयार हो गया। इसको किसी भी बैटरी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बैटरी कम से कम जो है वो 24 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। तो इसको भी हम रिपेयर करेंगे और इसके अलावा एक पीस और है, वो दूसरी कंपनी का, यानी कंपनी तो एक ही है, नहीं वो कंपनी भी अलग है, मॉडल अलग अलग हैं, दोनों की पावर सप्लाईज भी अलग अलग हैं। तो आप लोग तवज्जो दीजिएगा, ये मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा। थोड़ी सी कास्ट में ही ये रिपेयर हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये इस तरह से हम इनको रिपेयर करेंगे कि दोबारा इनके ख़राब होने के चांसेस नहीं होंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम इनका जब स्विच ऑन करते हैं, स्विच की स्पार्किंग से ही ये ब्लास्ट हो जाते हैं और कभी स्विच पावर केबल उतारने से भी कोई हल्की फुल्की भी स्पार्किंग आ जाए या इलेक्ट्रिसिटी कम ज़्यादा हो जाए तो उससे भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। परफेक्ट सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी लैब में जितने भी ये पीसीज पड़े होंगे वो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे रिपेयर हो जाएंगे और जो भी आपने कबाड़ में फेंक दिए हुए हैं उन सब को आप दोबारा अपनी लैब का हिस्सा बनाएं या चाहें तो रिपेयर करके सेल कर दीजिए। दूसरा पीस ये वाला मेरे पास मौसूल हुआ है। दोनों ही अलग अलग जगह से आए हैं, एक मुल्तान से आया है और दूसरा आया है गुजरांवाला से। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ऐसे एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, तो वहाँ पे भी मैं गाइड कर दूँगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी रहती है या कोई चीज़ कॉल पे नहीं समझ आती तो आप हमारे पास अपनी डिवाइसेस भेज के रिपेयर करवा सकते हैं। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं हर किस्म के फ्लैशिंग बॉक्स और डोंगल्स भी रिपेयर किया करता हूँ और पावर सप्लाईज भी हम रिपेयर करते हैं। गर्ज ये कि मोबाइल से के मुताल्लिक जो भी डिवाइसेस हैं, हीट एयर गन वगैरह, ये सारी मैं रिपेयर किया करता हूँ। आप मुझसे इन डिवाइसेस के बारे में मशवरा भी ले सकते हैं और चाहें तो मुझसे भी रिपेयर करवा सकते हैं। मैंने इस आयरन की पावर सप्लाई को निकाल लिया है, इस पे एक नज़र देखेंगे। इस भाई ने अपने तौर पे खुद भी चेक किया है और दूसरे टेक्नीशियंस को भी दिखाया है, लेकिन सब ने माजरत कर ली है इसको रिपेयर करने से। जिस टेक्नीशियन ने भी इसको हाथ लगाया है सब ने यही कहा है कि भाई ये रिपेयर नहीं होगी, आप नया ले लीजिए। तो नया परचेज़ करेंगे तो उसका भी कोई एतबार नहीं होता कि वो कितने दिन में, 3 दिन में ख़राब हो जाए, 4 दिन में, 10 दिन में वो ख़राब हो जाते हैं। तो पावर सप्लाई को हम बाद में देखेंगे।
पहले इसका फ्रंट पैनल चेक कर लेंगे कि इसके फ्रंट पैनल की क्या कंडीशन है, आया वो वर्किंग में है या नहीं है। मैं इसको पावर देने लगा हूँ। फ्रंट पैनल ऑन हो गया है। अब इसके साथ हम इसका हैंडल या इसका पेन जिसको आप कहते हैं ये लगा के देखते हैं, ताकि हमें मुकम्मल यकीन हो जाए कि इसमें मज़ीद इसके फ्रंट पैनल में मज़ीद कोई फॉल्ट है या नहीं है। अगर फ्रंट पैनल में कोई मसला हो तो पहले उसको रिपेयर करने की कोशिश किया करते हैं। ये इसका फ्रंट पैनल ठीक है, ये मुकम्मल वर्किंग में है। इसको मैंने 24 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाई है। किसी किसी में डबल सप्लाई लगती है 5 प्लस 24 वोल्टेज। आपने पावर सप्लाई लगाते वक्त ध्यान रखना है 5 वोल्ट की जगह पे आपने 24 वोल्टेज नहीं लगाने, वरना आपका ठीक फ्रंट पैनल भी ख़राब हो सकता है। पावर सप्लाई उतार देंगे, इसके फ्रंट पैनल को हम एक साइड पे रख देंगे और अब हम इसका पावर सप्लाई का एरिया टेस्ट करेंगे और उसके बाद इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये इसकी पावर सप्लाई है। तो पहले हम इस पे देख लेंगे, कोई चीज़ ब्लास्ट हुई नज़र आ गई तो सबसे पहले उसे रिपेयर करेंगे। इस पे 400 वोल्टेज के 2 अदद कैपेसिटर लगे हुए हैं। जब भी इस किस्म की पावर सप्लाई को आप डिसअसेंबल करें, सबसे पहले 400 वोल्ट के बड़े कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होता है, वरना एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने का ख़तरा होता है। इतना ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा तो आपको वो हिला के रख देगा। इस किस्म का कोई प्लास ले लेंगे, लेकिन प्लास के आपका वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, मुकम्मल कवर होना चाहिए उसके ऊपर, ताकि डिस्चार्ज करते वक्त आपको बिजली का झटका ना लगे। तो ये ऑलरेडी डिस्चार्ज हैं दोनों ही। इसके बाद हम इसके फ्यूज़ चेक करेंगे और इस साइड पे ये देखिए, ये इसको अर्थ ग्राउंड करने के लिए होता है। इसको इग्नोर कर दें। बाज़ कंपनीज चीज़ों को अर्थ के साथ ग्राउंड करने के लिए इस किस्म के पॉइंट छोड़ देते हैं। ये इसलिए इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पे एक क्लिप लगा के उसको आप दूसरा उसका एंड जो है वो ज़मीन के साथ ग्राउंड कर दें, यानी धरती के साथ। ये ग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पॉइंट को हम इग्नोर ही कर देंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है इसकी। और सबसे पहले फ्यूज़ चेक करेंगे, जैसा कि हर डिवाइस में ये करना होता है। और अगर आपको इसका डायग्राम निकालने की ज़रूरत पड़े तो इसके ऊपर पावर सप्लाई का मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इसी मॉडल नंबर को आप गूगल करेंगे तो हो सकता है आपको इसका डायग्राम भी मिल जाए। तो मल्टीमीटर को बज़र मोड पे या डायोड मोड पे यहाँ पे सेट करके इसका फ्यूज़ देखेंगे। इसका फ्यूज़ ख़राब है। फ्यूज़ को हम एक तार के साथ शॉर्ट कर देंगे, और अगर चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहें कि मज़ीद कंपोनेंट्स भी टेस्ट कर लिए जाएं, फिर आप इसको फ्यूज़ को इग्नोर कर दें एक दफ़ा, बाकी कंपोनेंट्स को आप टेस्ट कर लेंगे। फ्यूज़ के बाद ये इसकी एनटीसी, ये भी कभी कभी ख़राब हो जाया करती हैं। एनटीसी इसकी ठीक है, बाकी मज़ीद देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं। फ्यूज़ को हम ठीक है, पहले हम एक जंपर वायर के साथ फ्यूज़ को शॉर्ट कर देंगे और उसके बाद इसको पावर दे के देखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ फ्यूज़ ही ख़राब हुआ होता है और हम फॉल्ट तलाश करने लग जाते हैं। सबसे पहले फ्यूज़ लगाने के बाद इसको
सीरीज बोर्ड पे चेक करना होता है। इस मॉडल में 2 अदद फ्यूज़ लगे हुए हैं। एक तो बोर्ड के एन ऊपर लगा हुआ है और दूसरा आप देखेंगे इस जगह पे ये फ्यूज़ का निशान लगा हुआ है। यहाँ पे फ्यूज़ होता है। इसको निकालने का तरीका ये है, आपके यूपीएस में भी इसी तरह से लगा हुआ होता है और आपकी जो मोबाइल वगैरह टेस्ट करने के लिए बेंच पावर सप्लाई होती हैं सोगोन वगैरह की, उनमें भी फ्यूज़ इसी जगह पे लगा हुआ होता है। कई दफ़ा मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, लोग पूछते हैं कि सर इसमें फ्यूज़ नहीं लगा हुआ, या मुझे ये बता दीजिए कि फ्यूज़ कहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम पेश आ जाए तो ये निशान मैंने बता दिया है, इस जगह पे फ्यूज़ लगा हुआ होता है। इसको निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया हुआ है। और ये वाला फ्यूज़ जो है, इसका मेन फ्यूज़ ये ठीक है, लेकिन बोर्ड के ऊपर जो लगा हुआ था वो ख़राब है। आपने देख लिया होगा कि मैंने इसके फ्यूज़ को किस तरह से निकाला है। और जो बोर्ड के ऊपर वाला फ्यूज़ था वो मैंने जंपर के साथ शॉर्ट कर दिया है। सीरीज़ बोर्ड में मैंने जब इसको लगाया था, ये बल्ब की कंडीशन आप देख लीजिए, 100 वाट पावर का ये बल्ब है। ये बहुत ही ज़्यादा रोशन हो रहा है, जबकि अगर ये ठीक हो तो, और इसके साथ पेन या फ्रंट पैनल ना लगाया हुआ हो, तो उस कंडीशन में आपका जो 100 वाट का बल्ब है उसको रोशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसको लोड के ऊपर चलाएंगे तो आपका बल्ब हल्का सा रोशन होगा। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा शार्टिंग है, जिसकी वजह से आपका ये बल्ब है बहुत ही ज़्यादा रोशन हुआ है। इसके ऊपर फ्यूज़ के बाद जो सबसे पहले हमने देखना होता है वो होते हैं आपके कैपेसिटर। कभी कभी ये 400 वोल्ट वाले कैपेसिटर ब्लास्ट हो चुके हुए होते हैं, वो ऊपर से देखने से भी पता चल सकता है और मल्टीमीटर के साथ टेस्ट करने पे भी पता चल जाता है। इसी के साथ बड़े कैपेसिटरों के साथ एक ब्रिज बनी हुई होती है। ये 4 अदद आप देख रहे होंगे रेक्टिफायर लगे हुए हैं, यानी डायोड लगे हुए हैं। इनको टेस्ट करेंगे, इनमें अगर कोई ख़राब निकला तो उन्हें तब्दील करेंगे और उसके बाद मज़ीद देख लेंगे कोई चीज़ ख़राब हुई तो वो भी तब्दील कर देंगे। इसमें 2 अदद डायोड जो हैं वो ख़राब मिले हैं, इन दोनों को तब्दील करेंगे, बल्कि मैं चारों को ही तब्दील कर दूंगा क्योंकि सेम नंबर के मेरे पास मौजूद नहीं हैं। मैं इसमें लगाऊंगा 1N4007 के जो मेरे पास मौजूद हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे। ये वाले लगा लेंगे हम। और इसके लगाने का तरीका ये है कि हमें जो इसके 2 अदद सही रेक्टिफायर हैं वो भी निकालने पड़ेंगे ताकि चारों सेम हो जाएं और ये सेम फ़िल्टर करें। तो जो ख़राब थे वो तो मैंने निकाल लिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए एक डायोड लगा हुआ है, इस डायोड को भी टेस्ट कर लेंगे। जितने भी डायोड लगे हुए हैं सबको 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे। अगर कोई ख़राब होगा तो हम उसे तब्दील कर देंगे। चारों डायोड मैंने तब्दील कर दिए हैं और हमने इसमें ये 4 डायोड जो टेस्ट किए हैं, अब तक की जो टेस्टिंग है, ये 4 ख़राब थे, ये मैंने तब्दील कर दिए हैं। उसके अलावा ये यहाँ पे एक बड़ी सी रेजिस्टेंस लगी हुई थी, 25 ओहम की रेजिस्टेंस लगी हुई थी, जो कि मेरे पास अवेलेबल ना होने की वजह से मैंने 2 अदद लगा दी हैं। 56 ओहम की लगा दी हैं मैंने 2। तो और मॉसफेट ख़राब था वो तब्दील कर दिया, और इसके अलावा ड्यूल रेक्टिफायर ख़राब था ये भी तब्दील कर दिया है। इसके बाद भी ये पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही। अब हम चलते हैं कि मैं आज की इस वीडियो में आपको एक ख़ास चीज़ क्या समझाने चला हूँ। इस पावर सप्लाई के तमाम चीज़ें तब्दील करने के बाद भी ये वर्किंग में ना आने की वजह ये है कि ये इसकी ड्राइवर आईसी है जो 3x3 लेग्स हैं, यानी 6 पिनों की ये आईसी है, तो ये ख़राब थी। अब इसमें हम ये मॉड्यूल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैं इस्तेमाल करूँगा। ये मॉड्यूल मैंने बहुत सारी डिवाइसेस में इस्तेमाल किया है, तकरीबन वो डिवाइसेस भी जिन पे मैंने 1 साल पहले अप्लाई किया था वो भी आज तक परफेक्ट वर्किंग में हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मेरी ये आदत है कि जिस चीज़ पे मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता
वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। अब मैं जबकि ये काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल कर चुका हूँ और वो सारी चीज़ें लंबे अरसे से वर्किंग में हैं, तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बगैर सेटिस्फाई होने के कोई चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं और आप लोगों का प्रॉब्लम वैसे का वैसा ही रहे या मज़ीद कोई मसला बन जाए। दूसरा आयरन जो हमारे पास आया था, वो उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है। ये भी काफ़ी टेक्नीशियंस ने माजरत कर ली थी और वापस कर दिया है। इसमें 4x4 लेग्स की ये मोस्फेट आईसी लगी हुई है। ये भी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, तो इसमें भी हम वही इस्तेमाल करेंगे। दोनों पावर सप्लाईज़ में इस्तेमाल करने के तरीके इनके बोर्ड के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो मैं तमाम कनेक्शंस आपको बड़े अच्छे से डिटेल के साथ समझाऊंगा कि इस मॉड्यूल को हमने कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने से पहले हमें दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो हमें इसका मोसफेट आईसी जो कि हमने नया लगाया था, उसके लगाने पे भी ये वर्किंग में नहीं आया था। इस आईसी को हम उतार देंगे, इसको बोर्ड से बिल्कुल ही अलग कर देंगे और इस मोसफेट के बगैर इसको ये मॉड्यूल जो हमने आपको दिखाया है, ये मॉड्यूल मोसफेट के बगैर लगाना है। तो मैं इस मोसफेट को उतार देता हूँ और आगे का काम हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने निकाल दिया। यहाँ पे 10N65 का मोसफेट लगा हुआ था, तो यहाँ पे एक भाई ने डिफरेंट मोसफेट भी इस्तेमाल किए, लेकिन इसका प्रॉब्लम का हल नहीं निकला था। तो दूसरे नंबर पे हमने ड्राइवर आईसी उतारनी है। आपकी पावर सप्लाई में किसी और नंबर या किसी और शक्ल में भी लगी हुई हो सकती है, लेकिन ये आईसी की शक्ल में इस किस्म की पावर सप्लाईज़ में एक ही आईसी लगी हुई होती है। तो आपने ये उतार देनी है। दो चीज़ें आपने उतारनी है, एक तो मोसफेट उतारना है, दूसरे नंबर पे हम उतारते हैं ड्राइवर आईसी। इस मॉड्यूल के जो हैं 5 वायर हैं, पांचों तारें अलग अलग जगह पे लगानी है। कोई एक कनेक्शन भी गलत हो गया तो हमारा कोई नुकसान हो सकता है, तो मुकम्मल तवज्जो के साथ यहाँ पे आप देखिएगा। उसके अलावा हम ये रेजिस्टेंस भी निकाल देंगे। अगर ना निकालें फिर भी कोई मसला नहीं है, और निकाल दें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमने 5 तारों में ये देखना है, एक ग्रीन और एक ब्लैक। ग्रीन और ब्लैक को हमने डायरेक्ट 400 वोल्ट के कैपेसिटर के ऊपर लगाना है। इसको कनेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस के हिसाब से हमने लगाना है। ग्रीन को हमने प्लस के साथ जोड़ देना है और ब्लैक को हमने माइनस के साथ जोड़ना है। लेकिन कहाँ पे? 400 वोल्ट का जो आपका बड़ा कैपेसिटर है उसके प्लस पे हमने ग्रीन लगाना है। मैं बोर्ड के फ्रंट पे, चलें हम बैक पे ही लगा लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन आपको जहाँ पे भी सूटेबल लगे तरीका आपने ये देख ही लिया है। ग्रीन को लगाना है प्लस पे, ब्लैक को माइनस पे। बाद लोग इसके लगाने में गलती कर सकते हैं, इस पे रेड वायर भी है। रेड को आपने प्लस माइनस में से किसी पे भी नहीं लगाना। उसके अलावा हमारे मॉड्यूल में एक अदद तार है येलो कलर की, और हमने जो मोसफेट उतारा था, मोसफेट की दरमियान वाली जो लेग है इसके ऊपर हमने येलो तार लगा लेनी है। ग्रीन और ब्लैक को तो हमने लगा दिया बड़े कैपेसिटरों पे, येलो को लगा दिया हमने मोसफेट की दरमियान वाली तार पे। इसके बाद हमारे पास रह गई हैं, एक वाइट कलर की तार है और दूसरी रेड कलर की। इनको देखिएगा कहाँ पे लगाना है। ये सारी चीज़ें मैं डायग्राम में भी आपको दिखा दूंगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। और कुछ टेक्नीशियन भाई ऐसे हैं जो डायग्राम को नहीं समझते, उनके लिए ये लाइव देखना ही बेहतर होगा। चाहे तो डायग्राम में भी देख के समझ सकते हैं।
इस पावर सप्लाई पे एक अदद ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आसान ज़ुबान में इसको चॉपर ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर की जो इनपुट वाले कनेक्शंस में एक डायोड लगा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कौन सी वायर पे लगा हुआ है। ये रिवर्स मोड में ये डायोड लगा हुआ है, यानी इसकी प्लस जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। इस डायोड की प्लस वाली साइड पे हमने लगा दिया रेड वायर को। तमाम कनेक्शन को अच्छे से आपने समझ के लगाना है। इसके अलावा हमारे ऑप्टोकॉपलर लगा हुआ होता है तमाम SMP-S पावर सप्लाईज में। ऑप्टोकॉपलर के ऊपर इसकी पिन नंबर 4 पे हमने लगाना है, और पिन नंबर 4 की पहचान देख लीजिए। ऑप्टोकॉपलर के ऊपर ये एक निशान लगा हुआ होता है, एन इस निशान के सामने वाली जो इसके अपोजिट वाली साइड, इसके अपोजिट पे जो लेग है, इसके साथ हमने वाइट कलर की तार को लगा देना है। इसको फ्रंट पे भी लगा सकते हैं और बोर्ड की बैक साइड पे भी लगा सकते हैं। ये सारे कनेक्शंस हमने कर लिए हैं। अब इस मॉड्यूल को एडजस्ट करना है बोर्ड के ऊपर। और दूसरी एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इस मॉड्यूल को हमेशा हीट सिंक के ऊपर लगाना होता है। सारी पावर सप्लाई का लोड इस मॉड्यूल ने बर्दाश्त करना होता है, तो इसलिए इसे हीट सिंक के ऊपर लाजमी लगाना होता है। और उससे पहले हीट रेजिस्टेंस पेस्ट भी इस्तेमाल करना है। अब इसको हम पावर दे के टेस्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना है, पावर देने के बाद इस मॉड्यूल को हाथ नहीं लगाना और पावर सप्लाई के प्राइमरी एरिया में भी हाथ नहीं लगाना, वरना आपको बचपन के भूले हुए सबक भी याद आ जाएंगे। अगर आपने इसको इस दौरान हाथ लगा दिया तो आपकी ज़िंदगी भी दांव पे लग सकती है। ये हम देखेंगे आउटपुट में 24 वोल्टेज आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पावर सप्लाई मुकम्मल तौर पे ओके हो गई है। अब हम इसको पावर ऑन करेंगे। डिस्प्ले में आप देखिए एरर शो हो रहा है, इसका हैंडल हमने उतारा हुआ है इसलिए ये शो हो रहा है। हम इसका हैंडल या जिसको आप पेन कहते हैं, ये इसके साथ एडजस्ट करेंगे। ये इंशाल्लाह परफेक्ट वर्किंग में आप देखेंगे बिल्कुल ओके हो गया। अब इसके साथ मैं दूसरे बोर्ड पे भी लगा के आपको ये दिखाऊंगा। यही मॉड्यूल हम दूसरे बोर्ड पे भी लगाएंगे, तो आप अगला हिस्सा भी इसका लाजमी देखिएगा, ताकि दो अदद आप एक ही इस वीडियो में 2 बोर्ड्स रिपेयर होते देखेंगे, तो आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस बोर्ड पे हमने इस मॉड्यूल को किस तरह से अप्लाई करना है। दूसरे बोर्ड को उठाते हैं, उसको हम रिपेयर करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा सोल्डरिंग आयरन था, इसकी पावर सप्लाई भी रिपेयर करेंगे, लेकिन डिटेल्स आपने पिछले पावर सप्लाईज में देख ली हैं। इसको मैं थोड़ा सा तेज़ी के साथ काम करूँगा ताकि मुकम्मल यकीन हो जाए कि ये मॉड्यूल हम दूसरी या किसी भी डिफरेंट पावर सप्लाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पावर सप्लाई पे हमने टेस्ट कर लिए हैं। तकरीबन सारे कंपोनेंट जो ख़राब थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और जिस तरह से उस दूसरी पावर सप्लाई में ख़राब कंपोनेंट्स को हमने निकाला था, सेम उसी तरह से इसमें से भी ख़राब कंपोनेंट्स निकाल देंगे। ये मल्टीमीटर को मैंने रेजिस्टेंस मोड पे रखा है, आप बदर मोड पे भी रख सकते हैं। मोसफेट के ख़राब होने की ये निशानी है कि इसके 3 लेग्स होती हैं। अगर ये ख़राब हो तो तीनों पे ही बदर सुनाई देगी, यानी तीनों पे रेजिस्टेंस की वैल्यू शो होगी। इसका मतलब है कि मोसफेट ख़राब है। वैसे ये सारे कंपोनेंट्स मैं जब अपने मल्टीमीटर की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें एक एक कंपोनेंट को हम उठा के और आपके सामने टेस्ट करके दिखाएंगे कि किस कंपोनेंट को कैसे टेस्ट किया जाता है। उसमें ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसी के अंदर हम मोसफेट के बारे में भी बताएंगे, और दूसरे भी जो जितने भी कंपोनेंट हैं सभी की टेस्टिंग बताएंगे। सेम उसी तरह से ख़राब मोसफेट मैंने उतार दिया। उसके बाद मैं
ड्राइवर आईसी को उतार दूंगा और बड़ी रेजिस्टेंस को भी हम उतार देंगे। और बड़ी रेजिस्टेंस को चाहें तो हम ना भी उतारें, कोई मसला नहीं है। मॉड्यूल मैंने इसके साथ फिट कर लिया है, आपके सामने सिर्फ लाइव में टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये डबल पावर आउटपुट की है, 5 वोल्ट और 24 वोल्ट है। ये 24 और 5 दोनों ही आउटपुट सही देने लगी है इस मॉड्यूल को लगाने के बाद। तो इसका मतलब है ये भी 100% वर्किंग में आ गया है। अब हम इसको सोल्डरिंग आयरन के, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही थी इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया है। इसको हमने फिटिंग कर ली है। अब हम इसे आपके सामने ऑन करके दिखाते हैं। हमारा ये वाला पीस भी ऑन हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देख के आप लोग इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। इसकी मदद से आपके पास जितने भी सोल्डरिंग आयरन, जितने भी पीस आपकी लैब में पड़े हुए हैं, वो आप सभी के सब काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। पाकिस्तान में ये मॉड्यूल hallroad.org की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसकी थोड़ी सी प्राइस है, इतनी ज़्यादा नहीं है। प्राइस में इसलिए परफेक्ट इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि टाइम टू टाइम प्राइसेस तब्दील होती रहती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं, बल्कि ज़्यादा ही होती हैं, कम नहीं होती। तो कहाँ से मिलेगा उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आप देख लीजिए। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसकी प्राइस भी आ जाएगी। ज़्यादा प्राइस नहीं है, थोड़ी सी प्राइस में ये मिल जाता है। तो ये वेबसाइट का लिंक है। इस वेबसाइट से वैसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इनके पास से आप जो भी चीज़ परचेज़ करेंगे वो इंशाल्लाह परफेक्ट चीज़ होगी, कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। मैं इनसे काफ़ी अरसे से कंपोनेंट्स वगैरह और टूल वगैरह परचेज़ कर रहा हूँ। इनकी भेजी हुई हर चीज़ परफेक्ट होती है, hallroad.org। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आपको मशवरा भी यही दूंगा कि आप इसी वेबसाइट से परचेज़ कीजिए। और अगर आप चाहें तो किसी दूसरी कहीं से भी ख़रीद कर सकते हैं, लेकिन इनसे परचेज़ करने के बाद मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। तो आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप इसी वेबसाइट से परचेज़ कर लीजिए। वैसे लेकिन इंडिया में या किसी दूसरे कंट्री में अगर आप रहते हैं फिर आप पाकिस्तान से चीज़ नहीं परचेज़ कर सकेंगे। फिर आपके लिए बैंगगुड या अली एक्सप्रेस वगैरह या जो भी आपके कंट्री में अवेलेबल हैं, इंडिया मार्ट है, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। इंडिया मार्ट वालों के पास भी मयारी चीज़ें होती हैं और उनके रेट भी अच्छे हैं। बाकी आप किसी दूसरे कंट्री में जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपको खुद तलाश करना होगा। अब आपको मेरा काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारी वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए और कमेंट भी लाजमी करें। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप जितने ज़्यादा कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस उसी हिसाब से रैंकिंग में जाती हैं। तो आपका कमेंट करना और लाइक करना, इससे भी हमारी मदद होती है, तो हमें काफ़ी हौसला अफजाई भी होती है। और जितने ज़्यादा आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी वीडियोस रैंक करेंगी। जितना ज़्यादा रैंक करेंगी उतना ही ज़्यादा हम आपकी खिदमत के लिए मवाद पेश करेंगे और हमारी भी हौसला अफजाई होगी। तो हम ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छा कंटेंट आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। इसके बाद हम मल्टीमीटर को लेके अपने वीडियोस का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।